परम पूज्य श्री जयप्रकाश गौड़ साहब मेरे सामने बैठे, उनको प्रणाम करता हूँ। श्री मनोज गौड़ साहब चेयरमैन जेपी ग्रुप, श्री सुनील कुमार शर्मा वाइस चेयरमैन जेपी ग्रुप, श्री काग साहब पीसी, श्री सक्सेना साहब पीसी नोएडा और श्री बलवीर सिंह जी ब्रिगेडियर जो इस संस्थान के निदेशक हैं, आप सभी को सामूहिक रूप से प्रणाम करता हूँ। आज की ये कवि सम्मेलन की शाम अभूतपूर्व शाम होगी, ऐसा मेरा मानना है। इस शाम को सजाने के लिए मेरे साथ 5 कवि और हैं। मैं एक एक करके उनको मंच पर बुला रहा हूँ। हम सब में जो वरिष्ठ हैं, सबसे वरिष्ठ मुरादाबाद से आए हैं, जिनका नाम सुनते ही आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे जरूर। मैं नाम लेता चलूँगा हर कवि का, आप तालियों से उनका स्वागत करते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मक्खन मुरादाबादी। आए हैं डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, तीसरे कवि हैं हास्य के बहुत अच्छे कवि, आपने इनको कई चैनलों के माध्यम से भी सुना। एक युवा वीर रस का ओजस्वी स्वर हमारे बीच में है, जो मथुरा से आए हैं, कृष्ण की नगरी से, जहाँ बांसुरी बजाई जाती है, लेकिन ये शंख लेकर के आए हैं। मैं मनवीर मधुर को आमंत्रित करता हूँ। ये 5 पुरुष हैं, 5 पांडव, तो एक नारी का होना भी जरूरी है। आपको गलत अंदाजा लगा रहे हैं, द्रौपदी थोड़ी होती, कुंती भी तो हो सकती है। मैं कीर्ति माथुर को आमंत्रित करता हूँ इस मंच पर, जो गीत और गजल की बहुत बढ़िया साक्षर है। कीर्ति माथुर अभी जो संगीत की प्रस्तुति दी जा रही थी, बहुत खूबसूरत गीत लिखा था। हमारे शायर नवाज देवबंदी साहब ने, उनके सुपुत्र ने, भगवान उनको उम्र दराज करे, बहुत अच्छा लिखा। उसके बाद जो 2 एक छात्र और एक छात्रा यहाँ पर हम लोगों को बुलाने आई, तो मुझको थोड़ी सी तकलीफ हुई। उन्होंने मेरे नाम की ऐसी दुर्गति की पूछो। उन्होंने कहा विष्णु 6 से ना आ रहे, मतलब मैं सक्सेना नहीं कहा, 6 से ना आ रहे। अब 6 से ना का क्या होता है देखा, 6 मतलब 6 आना, 6 आने का आदमी हूँ मैं। दरअसल क्या है, हम लोग कॉन्वेंट कल्चर के पढ़े हुए लोग हैं, और कॉन्वेंट कल्चर के पढ़े हुए लोग हिंदी से थोड़ा सा कम वास्ता होता है। लेकिन मैं बाबूजी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कल्चर के पढ़े हुए बच्चों के बीच में हिंदी का एक ऐसा आयोजन उन्होंने किया है कि हम हिंदी के माध्यम से अपनी कल्चर को जाने। बड़े ही शौक से लेकर लिपस्टिक बैठते हैं वो, लगानी जिनको अपने हाथ से बिंदी नहीं आती। बहुत अच्छे हैं, हम तो डर रहे थे, पता नहीं आप कैसे सुनेंगे। बड़े ही शौक से लेकर लिपस्टिक बैठते हैं वो, लगानी जिनको अपने हाथ से बिंदी नहीं आती। बड़ी हैरत है इस हिंदुस्तान में मेरे दोस्त, हमें इंग्लिश तो आती है मगर हिंदी नहीं आती। बहुत अच्छा लग रहा है। आइए कवि सम्मेलन शुरू करें, क्योंकि ये बातें बहुत लंबी खींच सकती हैं। अलग अलग रसों के कवि हमारे बीच में बैठे हुए हैं। बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम सबको यहाँ बुलाया गया है, और जितना बेस्ट हो सकता है हम पूरा कोशिश करेंगे आपके बीच में उसको प्रस्तुत करने की। जितना इनके पास इतना है, जितना सा आपको सुनाएंगे, और अच्छा सुनाएंगे, दुगना करके आपको देंगे। मैं कवि सम्मेलन का शुरुआत करता हूँ और
सारे कवियों का परिचय एक बार करा चुका हूँ। भगवती वाग भाग्यश्री के चरण स्पर्श करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, बौद्धिक प्रतिभाओं से संपन्न सभी सरस्वती पुत्रों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूँ, थोड़े से समय के लिए आपके चित्त को माँ के चरणों में मानती हूँ, पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हम द्वार तेरे आए माँ प्रणाम लीजिए, हम द्वार तेरे आए माँ प्रणाम लीजिए, मुझसे मुझे ज्ञान मात दे पर अभिमान लीजिए, मुझे ज्ञान मात दे पर अभिमान लीजिए, कर जोड़ मेरी विनती स्वाभिमान दीजिए, आरूढ़ हो कमल पर उर में विराजिए, उर में विराजिए माँ, उर में विराजिए, बल बुद्धि विद्या यश का वरदान दीजिए, बल बुद्धि विद्या यश का वरदान दीजिए, सुमिरन करे जो तेरा भव से उतारती है, सुमिरन करे जो तेरा भव से उतारती है, उनकी कलाओं को माँ पल में निखारती है, उज्ज्वल है तेरी ज्योति, रोशन है यह जहाँ, रोशन है यह जहाँ माँ, रोशन है यह जहाँ, चरणों को तेरे हे माँ गंगा पखारती है, चरणों को तेरे हे माँ गंगा पखारती है, मेरे पास नहीं कुछ भी दामन में शब्द भर दो, मेरे पास नहीं कुछ भी दामन में शब्द भर दो, शैली हो भाव पूरित कविता की गंध भर दो, भाषा विशेष सुंदर अलंकार ज्ञान दो, अलंकार ज्ञान दो माँ, अलंकार ज्ञान दो, दोहा सवैया सोरठा आंचल में छंद भर दो, दोहा सवैया सोरठा आंचल में छंद भर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। सक्सेना जी एवं उनके साथ आए हुए सभी कवि लोग, बोर्ड के सभी साथी लोग, आदरणीय शिक्षक लोग, आदरणीय महिलाएं, प्रिय साथियों, मैं ये तो जरूर सोच रहा था कि कल आपका टाइम लूँगा, लेकिन आज सक्सेना जी ने मुझे बुलाया है, मैं क्या कहूँ। जब मैं आपकी एज का था तो हम 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर भी कब समय जरूर देखते थे, और वो कब सम्मेलन 6 घंटे से कम नहीं होता था, उसमें नीरज आते थे और आपके कन्नौज के जो वाइस चांसलर थे सुमन, हाँ सब पुराने लोग थे, तो रात भर होता था और बहुत अच्छा लगता था। और उसी संदर्भ में उस समय के जो शिक्षक लोग थे वो, क्योंकि मैं कई दफ़े कह चुका हूँ कि सन 38 और 18 की वार की वजह से जो हिंदुस्तान के कॉलेजेस थे उसमें पढ़ते तो गए लेकिन जॉब नहीं निकले करीब 30 साल। तो जब हम पढ़ने लगे छोटे से अनूप शहर के स्कूल में
तो जितने भी शिक्षक थे सब फर्स्ट क्लास फर्स्ट, चाहे हिंदी के हों, चाहे मैथमेटिक्स के हों, चाहे इंग्लिश के हों। तो वो इतनी छोटी जगह में भी हमें वो शिक्षा मिली जो आपको बहुत अच्छी जगह मिलके वो जो मिल पाती। उस समय वहाँ डिबेट भी करवाते थे, शेक्सपियर के नाटक भी करवाते थे, कब सम्मेलन भी होते थे। तो वो सब माहौल बना, उसी माहौल से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। या शायद जीन्स में कोई म्यूजिक होगी, अवश्य मानता हूँ मैं कि बचपन में जब मैं 9th क्लास में था तो मैं सोचता रहता था किसी तरह मुझे तबला बजाना है। लेकिन डर की वजह से आप तो आज अपने माता पिता से कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते अपने माता पिता से कि सारे तबला बजाएगा, सॉरी तबला बजाओ। तो हम 2 साल तक सोचते तबला बजाएंगे, लेकिन तबले की जगह हमको लगा पत्थर लगाना, पत्थर जैसा दिल हो गया। लेकिन अंदर अभी भी छिपा हुआ है। कोशिश करते हैं कि आप लोगों से मिलूं, और मैं हमेशा चाहता हूं कि अगर आप चाहेंगे तो हर वर्ष 6 नहीं, ये 12 आएंगे। लेकिन आज आप बता दीजिएगा आप कितना प्यार करते हैं। मेरा फायदा है कि जिन्हें मुझे ईश्वर एक्सटेंशन देता रहेगा, मैं उस एक्सटेंशन में यहाँ जरूर आऊंगा और इनको जरूर लाऊंगा। इनके ऊपर है कि ये कितना जीतते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद बाबू जी। अभी जब आप आ रहे थे तो सर्वेश खान एक बात कह रहे थे आपके सादगी को देख करके, बोले ऐसा लग रहा है कि दूसरे गांधी जी चले आ रहे हैं। आपने तो शायद कुछ लोगों ने देखा होगा शो, अभी सुभाष चंद्र का शो आता है जी टीवी पर, मैंने वो देखा था, पूरा शो देखा। 1 घंटे का आता था। बाबूजी उसमें गेस्ट थे, स्पेशल गेस्ट थे। आप जैसे नौजवानों को उन्होंने बहुत सारी टिप्स दी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। क्या भाग्य होता है, क्या डेस्टिनी होती है, हम किसके भरोसे बैठे रहते हैं और हमें क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ क्या है, भाग्य क्या है। और बाबूजी आपने आज बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर आपने हम लोगों को प्यार दिया तो और भी अच्छे अच्छे कवि आएंगे, 6 तो क्या 12 आएंगे। और आपने इस बात पर तारीफ से तारीफ की कि ये संभव है। आपकी तालियों में बहुत ताकत है, सच बताता हूँ। मैंने कहा बाबूजी नहीं आए उठ के, जब आपकी तालियां भरपूर बनी तब उठ के आएंगे। दोनों पिता पुत्र में इस बात में वहाँ को होता रहेगा, नहीं तुम जाओ, नहीं तुम जाओ। लेकिन आपकी तालियों ने कहा कि जो बड़ा है परिवार का वही जाएगा, और बड़ा जब तक है तब तक हमें आशीर्वाद देता रहे, ये बहुत है हमारे लिए। एक बात ताली बजाई मैं अब कभी हमें माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल गया है, माँ बिना पानी का मिल चुका है, और हमें अपने घर के बड़े मुखिया का आशीर्वाद मिल चुका है। आइए इस कवि सम्मेलन का शुरुआत करते हैं हम अपने एक हास्य की रचना से, हास्य की कवि से। मेरे बीच में जो मेरे छोटे भाई हैं पवन दीक्षित जी, दनकौर से आए, बहुत बढ़िया कवि। मूलतः तो वो गजलकार है, लेकिन उन्होंने हास्य की बहुत अच्छी कविताएं लिखी। लेकिन आज उन्हें मैं हास्य की कविताएं सुनाने के लिए ही कहूँगा, गजलें सुनाने के लिए नहीं कहूँगा। इतने कमज़ोर हो गए हैं ये तेरी बेवफाई से, मच्छर भी उठा ले जाते हैं इनको चार पाई। ये पत्नी से बड़े पीड़ित हैं, महबूबा से बड़े पीड़ित हैं, ये दोनों से पीड़ित है। और जब दोनों से पीड़ित हो व्यक्ति तो सैंडविच बन जाता है। तो आज ये अपनी पीड़ाएं आपके सामने रखेंगे, आप कैसे सुनते हैं ये आपके ऊपर है। मैं पवन दीक्षित को आमंत्रित करता हूँ, जोरदार तालियां बजाइए पवन दीक्षित। इसको बंद करिएगा। मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, आदरणीय बाबू जी को स्वागत करूँ। मित्रों, कुछ अपने दुख साझा करूंगा मैं आपसे। क्योंकि गजलकार हूं तो एक शेर तो मेरा बनता है। चल बनता है।
बनाने वाला। कि ये मंजर सियासी खतरनाक है, ये मंजर सियासी खतरनाक है कि सारी फिजा ही खतरनाक है। मेरे ऐब को भी बताए हुनर, मेरे ऐब को भी बताए हुनर, मेरे यार तू भी खतरनाक है। मेरे यार तू भी खतरनाक है। मित्रों, मैंने अपने आप से अहद कर रखा है, वादा कर रखा है कि मैं कहीं भी जाऊंगा, किसी भी मंच में जाऊंगा तो ये शेर जरूर बोलूंगा। और इसीलिए मैंने ये गजल चुनी है कि ये मंजर सियासी, बात सच्ची और अच्छी लगे तो मुझे भरपूर समर्थन देना कि ये मंजर सियासी खतरनाक है, ये सारी फिजा ही खतरनाक है। बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं है। बुरे लोग, अगर बात सच्ची और अच्छी लगे, फिर मैं आपके कोर्स की बात करता हूं कि बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं, बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं, शरीफों की चुप्पी खतरा है। अरे तो पास हो गया, अब मैं करता हूँ। हाँ, अब इनकी कोर्स की बात जी, बहुत कम वक्त में मैं बात करता हूँ। कम वक्त मत भी, तो मैं ये समझेगा आप कम वक्त है मेरी आशिकी कमाल, अजीब मत पूछो, है मेरी, और बता रहा हूँ ये सब कितने बड़े बैठे हैं, इसकी धुने मैंने थोड़ा सा कर दिया है कि है मेरी आशिकी कमाल, अजीब मत पूछो, उम्र मेरी 50 साल, अजीब मत पूछो, एक पहलवान की बेटी के प्यार के रंग में, एक पहलवान की बेटी के प्यार के रंग में, कहां से हुआ लाल, अजीब ख्वाब में वो मुझे छूता दिखाई देता, मुझे न खुद में वो टूटा दिखाई देता, जब भी सोचूं उससे प्यार का इजहार करूं, जब भी सोचूं बस उसके बाप का झूठा दिखाया, बस उसके बाप का। मित्रों, भैया ने बताया कि मैं दनकौर से आया हूँ। दनकौर एक बहुत छोटा सा कस्बा है और अब तो खैर आदरणीय बाबूजी ने इतना बड़ा कर दिया है कि मेरे दनकौर की पहचान है वो गौतम बुद्ध सर्किट। तो वहाँ मेरा मित्र आया, बोला, नौजवान मित्र बोला, पवन भाई एक प्रॉब्लम। मैंने कहा क्या? उसने मुझे बताया, मैंने उसका ऐसे करके ठीक हो गया। अब उस 3-4 दिन बाद में मिला, मुझे हाँ भाई क्या हुआ? तो उसने जब उससे कहा, उससे मेरी कविता पढ़ी है। दनकौर एक छोटा सा कस्बा है, उसका एक बिल्कुल कस्बे का जो लड़का होता है, नौजवान होते हैं, उसकी बात। हाँ भैया। मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ? जो मैं सा जानता उसके है भारी चार, भूले से भी मैं नहीं करता उससे
उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें, जिसके भाई सभी पहलवानी करें, जिसके भाई सभी पहलवानी करें, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें। मैंने कहा तो मेरा तो बहुत खूबसूरत है कि माना उससे कोई खूबसूरत नहीं, माना उससे कोई खूबसूरत नहीं है, कोई दिल के जिसमें मूरत नहीं, पसलियां एक हो जाए जिस प्यार में, मुझको उस प्यार की पर जरूरत भाई सभी पहलवानी करें, जिसके भाई सभी पहलवानी करें, उससे हम क्यों भला करें। इतनी सारी बातें बताई तो कहते एक भी अप्लाई नहीं करी। बोला पवन भाई आप तो चाहते हैं, और दनकौर कस्बे के एक लड़के का, नौजवान लड़के का अंग्रेजी का प्रयोग करें, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें। कि पवन भाई आप तो ये चाहते हैं कि हाथ पैरों से मोहताज हो जाऊं मैं, हाथ पैरों से मोहताज हो जाऊं मैं, एक टूटा हुआ साथ हो जाऊं मैं, इश्क के इस झमेले में क्यों खामखा आई एम से आई बाज हो जाऊं मैं, आई एम से आई बाज हो जाऊं मैं, गुफ्त में क्यों भाई सभी पहलवानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी। मैंने कहा एक बात तो पढ़ता कुछ बात, मैंने तो इतनी सारी बात बताई तेरा कुछ भी नहीं किया। तो बोला जी, मैंने कहा डरूंगा नहीं कर रहा था, मैं डरूंगा नहीं, किसी से भी डरूंगा, क्यों कहूं झूठ में उनसे डरता नहीं, झूठ में उनसे डरता नहीं, ऐसी हिम्मत का दावा मैं करता नहीं, उसके भाई कहीं ना मुझे देख लें, उस मोहल्ले से भी मैं गुजरता नहीं, उस मोहल्ले से भी मैं गुजर क्यों कि उनके जूते करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे, उससे हम क्यों भला। एक बार ट्राई तो करता, जिस पे खतरा उस पे ट्राई, जिस पे खतरा उस पे क्यों ट्राई करे, सबसे बिकते फिरे जग हसाई करे, उसके भाई जो ठोके सधोके मदद, राह चलते भी मेरी झुकाई करे, अपनी काया से क्यों बेईमानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे, उससे हम क्यों। एक बार बात तो करता, अभी भी नहीं। बोला जी कंक्लूजन सुन लो कि बात करने का भी है नहीं हौसला,
बात करने का भी है नहीं हौसला, बेहतरी है सुरक्षित रखे फासला, भाइयों की पिटाई झिलेगी नहीं, बस यही सोच के कर लिया फैसला, खत्म अपनी भाई सभी पहलवानी करें, जिसके भाई सभी पहलवानी करें, जिसके भाई सभी पहलवानी अपनी दिलरुबा ज़हन में पहले करेंगे मोहल्ले में ही अपनी दिलरुबा को मिली। करता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्थल लेता हूँ कि उसने देखा यूं छत पे मिलना था कि कोई आ गया, छत पे मिलना था कि कोई आ गया, कि कोई आ मरा, और हम पाइप से लटके दोस्तों, प्यारे बच्चों, जितना अच्छा उन्होंने सुनाया उससे कहीं अधिक अच्छा आपने सुना, लेकिन मुझे उनकी कुछ अदाएं ऐसी लगी, उनकी लड़कों जैसी अदाएं थी ही नहीं। कविता पाठ में जितनी अदाएं की उन्होंने लड़कियों जैसी की, इसलिए तो लड़कियां उनके पास आती नहीं है, कट जाती हैं। यही कारण है। अभी मैं जान पाया, अब तक तो मैं कुछ गलत समझ रहा था कि इनका मुकद्दर खराब है, लेकिन इनका मुकद्दर नहीं, इनकी हरकतें खराब है और इनके कर्म भी खराब है। बहरहाल पवन दीक्षित ने जितना पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, आपने जितना सुना बहुत अच्छा सुना। मैं एक कैमरामैन जो सामने खड़े हैं हमारे, उनसे अनुरोध करता हूँ जब कवि कोई कविता पाठ करें तो सिर्फ सारा का सारा अटेंशन कवि के ऊपर रखिएगा। कवि से हटा के आप उधर ले जाते हैं तो बच्चों का अटेंशन दूसरी तरफ हो जाता है। इसका कवि ज़रूर होना चाहिए,
क्योंकि हमारी इस नई पीढ़ी को बताया जाना चाहिए कि हमारे समाज में फैली हुई विसंगतियाँ कैसी हैं, उन पे कैसे तंज किया जा सकता है, उन पे कैसे कटाक्ष किया जा सकता है। हमारे राजनीतिक हलकों में जितनी बदतमीजियाँ हो रही हैं उन पे बात करना ज़रूरी है आप सबके बीच। तो ऐसी बातें करने के लिए मैंने बहुत ढूंढा एक व्यक्ति को, तो हमारा एक बहुत छोटा भाई मनवीर मधुर जो मथुरा से हमारे बीच में आए। मनवीर मधुर मथुरा के हैं। मथुरा में मैंने आपको पहले बताया, अभी उसको बहुत जल्दी करता है, नया है, काम ज़्यादा है। अगर कोई बुजुर्ग होता मक्खन जी से बात करता तो मैं बोल देता तो भी नहीं बोलते, क्योंकि मक्खन चीज़ ही ऐसी है वो जो जम जाती है सर्दी में। शिमला में तो बहुत ज़्यादा जमती है, इनको फ्रिज में हमें रखना पड़ता है अक्सर। मुझे दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं। मैं मनवीर मधु को आप माइक तक बुलाऊं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मनवीर मधु आइए और माइक पर अपनी ओजस्वी वाणी से हमारे नौजवान श्रोताओं को जितना उद्वेलित कर सकते हैं उतना करिए। भाई मनवीर मधु, एक बार मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। थोड़ा सा माइक से दूर हो जाए। इस पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। योगेश्वर कृष्ण की भूमि से हुआ उनका वंशज भी हमारे परम श्रद्धेय जयप्रकाश गौड़ जी सामने बैठे हुए हैं, मनोज भाई जी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर कांत साहब जी बैठे हुए हैं। मैं केवल एक निवेदन जरूर करूंगा आपसे। इस देश में पिछले 67 वर्षों से यही हो रहा है, जैसा अभी आपने देखा कि दूसरे के साथ क्या क्या स्थिति और आप आए हाय में मजे ले रहे, जो नहीं होना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां आपसे जुड़ता हूं और मुझे पता है कि मेरे जितने नौजवान दोस्त सामने बैठे हुए हैं, पहली बात तो ये है कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और इतनी तेज रोशनी हमें आदत नहीं है। तो अपनापन फील नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि रोशनी मंच पर ज्यादा है और आप पर कम है, तो समझ में नहीं आ रहा कि श्रोता ही बैठे हुए हैं, अलना ही बैठे हुए हैं कि गमले रखे हुए। जब आप जोर से चिल्ला दे तो समझ में आता है कि नहीं, छात्र ही बैठे हुए, स्टूडेंट ही बैठे हुए। थोड़ी देर के लिए जीवंत होइएगा। मैं आपका भाई हूं, छोटा, इस मंच का सबसे छोटा कवि हूं, उम्र में भी और योग्यता में भी। लेकिन निवेदन केवल इतना सा करूंगा कि एक टिप्पणी में पहले कर देता हूं। हिंदी कवि सम्मेलन की मंची काव्य परंपरा में 2 सीढ़ियां चलती हैं। एक सीढ़ी जो यहां लगी हुई है, आप जहां जाएंगे जब भी सुनेंगे आपको वही सब सुनाई देगा। लेकिन दूसरी सीढ़ी यहां दिल पर लगी हुई है, ये बहुत कम खुलती है, लेकिन अगर आपने ढंग से सुन के दिखा दिया तो इस बात का मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं कुछ ऐसा पढ़ के जाऊंगा जो जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मेरा हौसला बढ़ाए। एक टिप्पणी से शुरू कर रहा हूं। दिल्ली में दामनी कांड हुआ। हमारे देश के बहुत बड़े कवियों ने बहुत सारी टिप्पणियां की उस विषय को लेकर। यहां तक कहा गया पूरे विश्व में क्या संदेश जाएगा इस घटना का। मैं बहुत सलीके से टिप्पणी कर रहा हूं। जितने प्रथम पंक्ति में सब लोग बैठे हुए उनको भी प्रणाम करता हूं, आप सबको। इस बात पर अगर मेरे से सहमत हो तो मुझे जोरदार ताली के साथ बताना कि मैंने ठीक बोला है। कोई भी 5 बदतमीज लड़के किसी देश का चरित्र हो ही नहीं सकते। और तालियां अगली बात पर, पहले पूरी सुने। 5 बदतमीज लड़के किसी देश का चरित्र हो ही नहीं सकते। अगर इस देश का असली चरित्र ही देखना था तो दूसरे दिन जंतर मंतर पर जो दामिनी के समर्थन में 1 लाख युवा खड़े हो गए, असली हिंदुस्तान ये था हमारा। थोड़ी देर के लिए जुड़ लीजिएगा। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हूं और योगेश्वर कृष्ण की भूमि से हूं। 4 पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूं, मुझसे जुड़ जाइए।
मैं अपने रंग तक उतरूंगा धीरे धीरे, लेकिन पहली 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे आके रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। भूखे रहे आके रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। और गुरु गोविंद सिंह की परिपाटी याद करना, मुझे एक बार ताली के साथ बता देना कि शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। दो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। दो युद्ध में शहीद, और बड़ा वो मैं कम कर लूंगा कि 2 युद्ध में शहीद, 2 चुने गए दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। और एक बार और मौका देता हूं कि आप कितना मुखर होते हैं कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। अगर देवभूमि में बैठे हैं तो इस बात का समर्थन जरूर करिएगा कि जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को देके महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु, मैं तो आदरणीय जयप्रकाश जी को जब जब देखता हूँ, एक शेर मुझे याद आता है, भारत का चरित्र समझना है तो यूं समझ लीजिए कि अमीरी की तो ऐसी की, ऐसी की अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उठे, अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। ये हम हैं, जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को देके महादानी बन जाते हैं। भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे जात, कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे जात, कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते, लेकिन समस्या ये है कि हमारी नई पीढ़ी को ये सारी बातें बताई नहीं जाती। आप ये समझिए कि वर्तमान में चल क्या रहा है। 2 अक्टूबर की तैयारी के समय एक प्रोफेसर साहब ने बच्चों से पूछा, बोले बच्चों बताओ बापू किस कारण से जेल गए और उनका पूरा नाम क्या है। बात बारीक है, अगर समझ जाएगी तो आनंद बहुत आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। 2 अक्टूबर को उन्होंने पूछा कि बापू किस कारण से जेल गए और उनका पूरा नाम क्या है। तो एक बच्चे ने खड़े होकर कहा, बापू लड़की छेड़ने के चक्कर में जेल गए और उनका पूरा नाम है आशाराम बापू। पहले तो मैं भी डर गया, कौन से बापू की बात कर। मैंने दोहा कह दिया था कभी, उस दोहे पर फेसबुक पर काफी कुछ उल्टा सीधा मेरे बारे में कहा गया। दोहा बहुत साधारण सा था, काक साहब इस बात को समझेंगे। मैंने कहा था कि लड़की को इस बात की पीड़ा हुई तमाम, लड़की को इस बात की पीड़ा हुई तमाम। और अगली पंक्ति पर तालियों के साथ मुझे बताना कि लड़की को इस बात की पीड़ा हुई तमाम, आशा की थी राम की, मिल गए आशाराम। तमाम सारी स्थितियां हैं। समस्या क्या है कि कवि सम्मेलन जैसे सुना जाता है, आप मुखर नहीं हो रहे, मैं अपने रंग में नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन अब जो बात मैं कह रहा हूं, मैं एक विषय आपके आंगन में रखता हूं, देखता हूं आप कितने, अगर देश का, अगर आपके दिल में देश धड़के तो मुझे फिर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी के 67 वर्षों में
राजनीति की भाषा कहां से कहां तक पहुंची। मैं छोटी सी बात बताता हूं। मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ, आप सबने देखा होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होगा, टेलीविजन के माध्यम से देखा होगा। एक शहीद हुए थे उन्नी कृष्णन, उनका शव केरल पहुंचा पैतृक गांव में। मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, पिता ने आक्रोश में कह दिया कि मुझे राजनीतिक सहानुभूति नहीं चाहिए, राजनीति अगर इतनी ही बेहतर होती तो देश को यह दुर्दशा नहीं देखनी पड़ती। उधर मुख्यमंत्री ने बाहर आकर मीडिया को बयान दिया। शर्म आएगी 67 वर्षों में राजनीति की भाषा कहां तक आ गई। उन्होंने बाहर आकर मीडिया को बयान दिया कि वो तो ये शहीद हो गया, इसलिए मेरा आना यहां हुआ, वरना यहां कुत्ता भी नहीं आता। अगर राजनीति की भाषा ये है तो हम क्या बोलें। लेकिन मैं उन सैनिकों को याद करना चाहता हूं जिनके लिए शब्द इस्तेमाल किए गए। हमारे के बड़े हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी ने कहा कि अपने अपने संस्कार हैं। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो कुछ जिसके पास था उसने दिया उछाल। लेकिन मैं सैनिकों के पक्ष से जो बात कह रहा हूं, इस बात का दावा कर रहा हूं, एक क्षण के लिए हिंदुस्तान जिया होगा तो कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। और अगर आपकी तालियां उत्साह में उठे तो इतनी जोरदार उठाना कि सरहद पर आपकी रक्षा करते हुए आपके भाइयों को, आपके बेटों को यह एहसास हो जाए कि लोग हमें याद करते हैं, भूलते नहीं। मैं सैनिकों के पक्ष से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माया मातृभूमि पे कुदरत डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और इस बार तालियां उठाना दोनों कि कोई माया मातृभूमि पे कुदरती डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही चमड़े को फाड़ देते हैं। मनवीर, ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छा है। देखो हमारी इस पंक्ति में कितनी अच्छी तालियां आई है। हाँ, बहुत बढ़िया। कि वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश। मुझे एक मिल गया जब मुंबई से मैं कार्यक्रम करके लौटा। मैंने कहा क्या करते हो? यही छोटा मोटा लघु उद्योग, बम विस्फोट करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा बम विस्फोट दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में हुआ, हमारे यूपी में नहीं हुआ। गौर साहब सहमत भी होंगे। मैंने कहा हमारे यूपी आओ, इस तरीके से भी वैश्विक स्तर तक हमारा नाम जाना चाहिए। उसने हाथ जोड़ दिए, बोले भाई साहब यूपी में नहीं कर सकते। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? बोले बम विस्फोट करने की हमारे एक प्रक्रिया है। पहले भीड़ भरे इलाके में एक आतंकवादी जाता है और साइकिल खड़ी करके आता है। आधा घंटे के बाद दूसरा आतंकवादी जाता है, उस पर RDX रख के आता है। फिर आधा घंटे के बाद तीसरा आतंकवादी जाता है जो रिमोट से उसमें विस्फोट करता है। हमने कई बार यूपी में साइकिल खड़ी की। बाकी की तो प्रक्रिया हो ही नहीं भाई। बोले भाई एक क्रिया तो पूरी नहीं होने देते, फाइनल कहां से करें? जितना नुकसान यूपी में उठाया उतने में तो पूरे विश्व को उड़ा देते। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। और फिर उठाना तालियां, यदि भारतीय अस्मिता पे आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है।
लक्ष्य, तब सैनिकों के बक्ष में भवानी जाग जाती है। मैं, अगर आप एक शुद्ध कविता, अच्छी सी कविता सुनना चाहते हैं, मैं एक ऐसी चीज, मैंने कहा था कि मैं वो सुना के जाऊंगा जो आपने पहले नहीं सुना होगा और हमेशा याद रखेंगे। अगर सुनना चाहते हैं तो एक बार मुझे तालियों के साथ बता दीजिए। तमाम शिक्षाविद यहां पर बैठे हुए हैं और प्रोफेसर काज साहब बैठे हुए। मैं एक प्रयोग आपको सुना रहा हूं, केवल एक ही छंद सुनाऊंगा उसका। यह हिंदी में पहली बार है, यह मैंने पहली बार एक प्रयोग किया है। बस इतना सा समझ लीजिए कि छंदबद्ध कविताएं जब लिखी जाती हैं तो उसमें तुकांत इस्तेमाल किया जाता है। शेर आप सुनते रहते हैं, विष्णु भाई को आप सुनेंगे भी तो समझ में आएगा। तुकांत लगातार बदलता रहता है। मैंने पहली बार कोशिश की, जो तुकांत में इस्तेमाल कर रहा हूं वो बदलेगा नहीं, पंक्ति के क्रम के आधार पर मैंने उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली पंक्ति में वो शब्द एक बार है, दूसरी में 2 बार है, तीसरी में 3 बार, चौथी में 4 बार। बिल्कुल पहली बार मौलिक प्रयोग मैं आपको सुना रहा हूं और मेरे जितने युवा मित्र बैठे हैं, नया प्रयोग है, सुनना और आनंद लेना। जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, एक छंद इस पर मैं समर्पित कर रहा हूं, सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो, सब समझ लें कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। इसमें पानी शब्द है, बस जुड़ना कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। और एक भी हाथ खामोश ना रहे। मौलिक प्रयोग कर रहा हूं, पहली बार सुनेंगे आप। चौथी पंक्ति पर आप सबकी दुआ चाहता हूं, सामने भी सब लोगों की और मंच की भी, कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। घाट पर अगर सियासी लोग बस जाए तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। नदी के घाट पर अगर सियासी लोग बस जाए तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, वीरस के लोग इतने चीखते क्यों हैं, चिल्लाते क्यों हैं? इतना अभी तो जवानी में इतना चीख रहा, अगर वो ऐसे ही चीखता रहा तो बीपी हाई हो सकता है। जो बात आसानी से कही जा सकती है, मोहब्बत से की जा सकती है, प्यार से की जा सकती है, चीखने की जरूरत क्या है? एक वीरस का कवि गया अपनी माँ के पास, बोला, माँ मैं तुम्हारे दूध का कर चुका दूंगा, माँ मैं तुम्हारे दूध का कर चुका दूंगा। माँ बोली, रहने दे 2 महीने से दूध वाले का कर्ज तो चुकाया नहीं था, दूध का कर्ज। दोस्तों, मनवीर मधुर ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। एक बार शनिचर ने लक्ष्मी जी से कहा कि तुम अपने को बहुत बड़ा बड़ा कहती हो, बड़ा तो मैं हूँ, लोग मुझसे कितना डरते हैं। लक्ष्मी बोली, क्यों फालतू की बातें कर रहे हो शनिचर देवता, बड़ी तो मैं हूँ, लोग मेरी कितनी आराधना करते हैं, लोग मुझे पाने के लिए कितनी तपस्याएं करते हैं। काफ़ी झगड़ा हुआ हो दोनों में। अब सवाल इस बात का था कि इस बात का फैसला कैसे हो कि कौन बड़ा है। तो दोनों ने इस बात पे एक राय जाहिर की, बोले ऐसा करिए किसी बुजुर्ग आदमी से पूछते कि हम दोनों में कौन बड़ा है। तो उन दोनों ने कहा चलिए बोले त्रिलोक में चलते हैं। 84 साल के बुजुर्ग हैं, 84 साल के बुजुर्ग मत के जवान हैं, जयप्रकाश गौड़ साहब उनके पास चलते, वो फैसला करेंगे कि कौन बड़ा है, लक्ष्मी जी बड़ी हैं या शनिचर बड़े। तो दोनों आए बाबूजी के पास, बोले बाबूजी फैसला करिए कौन बड़ा है। बाबूजी ने कहा देखो वो सामने
इनको अनुभव है जिंदगी का बहुत बड़ा। उन्होंने कहा वो सामने पेड़ है, वे हाँ है, दोनों एक बात चाहिए और फिर लौट के आइए। वो दोनों एक बार गए, फिर वापस आए। बोले अब बताइए कौन बड़ा है? बोले देखो, जाते हुए तो शनीचर बहुत अच्छा लग रहा था, आते हुए लक्ष्मी बहुत अच्छी लग रही। तो अभी आपने जाता हुआ शनीचर देखा, मैं आती हुई लक्ष्मी को आपके सामने लाना चाहता हूं। प्यार मोहब्बत की बहुत लाजवाब कवित्री कीर्ति माथुर को मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। कीर्ति माथुर बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ जो उनके पास बेस्ट है, जो बेस्ट है वो आज हमारे नौजवान पीढ़ी को सुनाएं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए कीर्ति माथुर। मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। मनवीर जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, उनके लिए जोरदार एक बार तालियां बजा दीजिए सभी लोग। मैंने बजवा दी थी, आप कर दो। मैं मंच की तरफ से, आप सभी की तरफ से, अपनी तरफ से सीमा पर शहीद हर सैनिक के नाम 4 पंक्तियां निवेदित करके उसके बाद अपना काव्य पाठ करूंगी, सुनेगा। शब्द शैली भाव पूरित अभिराम कर रही हूँ, शब्द शैली भाव पूरित अभिराम कर रही हूँ, मैं आज शाम आपके ही नाम कर रही हूँ। लहरा रहा तिरंगा जिनकी सदाओं से, लहरा रहा तिरंगा जिनकी सदाओं से, भारत के हर शहीद को प्रणाम कर रही हूँ। और कीर्ति जी, आप कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं। शहीदों का काम मनवीर मधुर ने कर दिया था। आपको मोहब्बत की बात करनी चाहिए, प्यार की बात करनी चाहिए। तेरी जुल्फों की घनी छांव में ठहरे तो सनम, मेरी तरफ कान रखो, चेहरा उधर रखो। तेरी जुल्फों की घनी छांव में ठहरे तो सनम, अपने दुख भूल गए, अपने गम भूल गए। हमने तो दुनिया को हंसाने की कसम खाई थी, तेरे आगोश में आए तो हंसी भूल गए। तो आप ये जितने भी नौजवान पीढ़ी बैठी है कुछ मैं बिल्कुल सुनाती हूँ। हाँ। 4 पंक्तियां सुनाती हूँ आपको जी। यूं तो हर ओर ही इनके हसीनों के नज़ारे हैं, मगर गर्दिश में ही रहते सदा इनके सितारे हैं। इन्हें जब खूबसूरत लड़कियां भैया बुलाती हैं, इन्हें जब खूबसूरत लड़कियां भैया बुलाती हैं, करें क्या जख्म खाकर संचालन कर रहे बेचारे हैं। कीर्ति जी, तुम्हें तो शायद ध्यान नहीं है, मेरे सामने बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बाबूजी बैठे हैं, इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैं जवाब बहुत अच्छी तरह दे सकता हूँ। तुम कविता पाठ करो। मैं भी बहुत सम्मान करती हूँ। 4 पंक्तियां अपने मन की भावनाओं की रखती हूँ, सुनिएगा। जवाब के लिए मैंने एक तैयार आदमी कर रखा है, तुम्हारे बाद आएगा वो। खुशियों से जो भरा हो खलिहान चाहिए, खुशियों से जो भरा हो खलिहान चाहिए, वो ज्ञान में प्रवीण हो गुणवान चाहिए। सारे जहां की दौलत ना चाहिए मुझे, ना चाहिए मुझे, ना चाहिए मुझे, मेरे प्यार की कदर हो कदरदान चाहिए, मेरे प्यार की कदर हो कदरदान चाहिए। अगर सभी का मन हो तो मैं प्रेम पढ़ूं, नहीं तो मैं नहीं, प्रेम ही पढ़ना है, सबका मन है, मेरा तो ज्यादा ही मन है कुछ। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। देखिए, मैं बच्चों से अनुरोध करता हूँ, जब कोई कभी माइक पर थोड़ा सा चहल कदमी बंद कर दीजिएगा।
आप लोग बहुत अनुशासित हैं, मुझे पता है, शुरू से देख रहा हूँ। प्रेम होता है, मोहब्बत होती है, उस प्रेम में सामने वाले की जिंदगी में जो परिवर्तन आता है, 4 पंक्तियां उस परिवर्तन के नाम पढ़ती हूँ, सुनेगा। वो गीत मोहब्बत का कोई गुनगुना गया, वो गीत मोहब्बत का कोई गुनगुना गया, इस दिल की धड़कनों के तार झंझना गया। सुनी सी जिंदगी थी बिन लकीर प्यार के, बिन लकीर प्यार के, बिन लकीर प्यार के, हथेली को चूम प्यार की रेखा बना गया, हथेली को चूम प्यार की रेखा बना गया। मैं सभी से जुड़ने का प्रयास करती हूँ, छंद निवेदित करती हूँ। मनवीर जी ने बहुत अच्छे अच्छे छंद कहे, आदरणीय दादा बैठे हुए हैं, छंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। उम्मीद है, मेरा विश्वास है आप सभी के मन तक अवश्य पहुंचेगा। छोड़ बैर भाव और आपस की तकरार, साथ साथ चल दिल दिल से मिलाइए। छोड़ बैर भाव और आपस की तकरार, साथ साथ चल दिल दिल से मिलाइए। जाति पंथ सब मजहब की दीवार तोड़ प्रेम वाले दीप घर घर में जलाइए। रूप रस छंद शैली काव्य की सरिता में डूब 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 खूब गोते लगाइए। पावन पुनीत प्रीत कारण नित मीत पोर पोर प्यार वाले रंग में नहाइए। पावन पुनीत प्रीत कारण नित मीत पोर पोर प्यार वाले रंग में नहाइए। अगला छंद निवेदित करती हूँ चांदनी की सागर से मोहब्बत के लिए। ये ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा, नहीं तो शांत भाव से सुनिएगा, अच्छा लगेगा। छंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। इस तरीके से रात में आवाज शरीफ करके लड़के नहीं निकाला करेंगे। गलत बयानबाजी, ये सब शरीफ घर के लड़के, शरीफ घर के लड़के ना होते तो यहाँ थोड़ी पढ़ने आते। इसीलिए तो मैं इनसे कह रही हूँ। एक बार ताली बजाइए, उत्साहवर्धन करिए कीर्ति का। छंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। प्रेम के स्वरों में सजी भोर की बेला में बाजी बादलों में चम 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 के जो दामनी। प्रेम के स्वरों में साजी भोर की बेला में बाजी बादलों में चम 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 के जो दामनी। नैन कजरारे कारे मुखकारी लट डारे अगलों पे नाचे कोई प्रेम भरी रागनी। कंचन बदन और चंचल नयन जाके फूलों के शबाब में नहाई कोई कामनी। नदिया की अलहर सी लेती हुई अंगड़ाई सुंदरी स्वरूप धर उतरी है चांदनी। नदिया की अलहर सी लेती हुई अंगड़ाई सुंदरी स्वरूप धर उतरी है चांदनी। और अगला छंद निवेदित करती हूँ, बरसाने में आपने बोली को देखा होगा, टीवी पर खूब सुना होगा, सभी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, सभी साहित्य प्रेमी हैं। छंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। बरसों शाम रंग भीज गयो अंग अंग घंटियों के स्वर आरती के थाल हो गए। बरसों शाम रंग भीज गयो अंग अंग घंटियों के स्वर आरती के थाल हो गए। हर कली कली अली मंडराए डाल डाल प्रेमी दिल बाग गली ताल ताल हो गए। गोपियों के संग श्याम खेलने लगे जो होली सारे ब्रजवासी आज माला माल हो गए। मारी पिचकारी भीजी राधा की चुनर सारी गोरियों के गोरे गाल लाल लाल हो गए। मारी पिचकारी भीजी राधा की चुनर सारी गोरियों के गोरे गाल लाल लाल हो गए। इसका भाई जरा ईको बढ़ा दो, मेरा गला खींच रहा है। छंद निवेदित करती हूँ, आपने हमेशा भगवान श्री कृष्ण के हाथ में एक बांसुरी को देखा होगा। उस बांसुरी के लिए मैंने बांसुरी को प्रतिबिंब दिया, एक स्त्री का रूप दिया है। छंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। लचक चलत मग डरत धरत पग पोर पोर मोरनी की चाल चलने लगे। लचक चलत मग डरत धरत पग पोर पोर मोरनी की चाल चलने लगे। लहराए दामनी चले तो गज गामनी, हंसे तो चंद्र चांदनी की रात ढलने लगे। गोरा गोरा मुखड़ा है चांद का वो टुकड़ा है, जिसे देख देख के आंख मलने लगे। अधर पे घर जैसे खो जाए श्याम खुद, ऐसी बांसुरी से गोपी ग्वाल चलने लगे। छंद
बहुत अच्छे हैं तुम्हारे। क्या है, जब कोई आदमी कोई नई चीज़ लिखता है तो उसके प्रति मोह बहुत ज़्यादा होता है। गीत है, सभी लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, प्रबुद्ध श्रोता वर्ग बैठे हुए हैं, सभी के हृदय में पहुंचेगा। मैं गीत निवेदित करती हूँ सीधे सीधे। 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। जो हमेशा मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, थपेड़े वक्त ने देकर हमें चलना सिखाया है, थपेड़े वक्त ने देकर हमें चलना सिखाया है, अंधेरे रास्तों ने दीप बन जलना सिखाया है। निरंतर जीत की अपने भले कोई सिकंदर हो, निरंतर जीत की अपने भले कोई सिकंदर हो, हमें तो हार में भी जीत कर लड़ना सिखाया है। वाह। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सभी लोग बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, आप सभी के लिए निवेदित करती हूँ। लगी हो चोट फूलों से तो आंखें नम नहीं होती, आदरणीय दादा। लगी हो चोट फूलों से तो आंखें नम नहीं होती, बजेगा साज संस्वर से वह सरगम नहीं होती। आप तो सभी काबिले तारीफ है जनाब, आप तो सभी काबिले तारीफ है जनाब, क्योंकि सादगी भी किसी श्रृंगार से कम नहीं होती। मैं सीधे सीधे गीत निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। सदा जीवन बयां करता यही अपनी कहानी है, सदा जीवन बयां करता यही अपनी कहानी है। कभी रोना कभी हंसना यही तो जिंदगानी है, सदा जीवन बयां करता यही अपनी कहानी है। कभी रोना कभी हंसना यही जिंदगानी है। छलकती आँख से हमको प्रेम गंगा बहानी है। कभी रोना कभी हंसना यही तो जिंदगानी है, सदा जीवन बयां करता यही अपनी कहानी है। कभी रोना कभी हंसना यही तो जिंदगानी है। मोहब्बत जो भी करता है वही कुछ ख्वाब होता है, मोहब्बत जो भी करता है वही कुछ ख्वाब होता है। शम्मा पर जलकर परवाना सुकून की नींद सोता है, शम्मा पर जलकर परवाना सुकून की नींद सोता है। मरकर भी वो दे जाता मोहब्बत की निशानी है। कभी रोना कभी हंसना यही तो जिंदगानी है, सदा जीवन बयां करता यही अपनी कहानी है। कभी रोना कभी हंसना यही तो जिंदगानी है। और देखिए निवेदन करते हुए सुनेगा। हर एक मुस्कान के भीतर छिपाता दर्द रोता है, हर एक मुस्कान के भीतर छिपाता दर्द रोता है। गमों को जीतने वाला ही असली मर्द होता है, गमों को जीतने वाला ही असली मर्द होता है। गम में भी खुशी में भी बहे आँखों से पानी है। कभी रोना कभी हंसना यही तो जिंदगानी है, सदा जीवन बयां करता यही अपनी कहानी है। कभी रोना कभी हंसना यही तो जिंदगानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो उम्र में मुझसे छोटा है लेकिन कविता में मुझसे बहुत बड़ा है। जब हम कवि मंच सम्मेलनों की परंपरा ये होती है, जब कवि बड़ा होता है तो उसको इस माइक पर खड़े होकर बुलाना चाहिए, वही मैंने किया। उम्र में मुझसे छोटा है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, मेरे दादाजी कहा करते थे, दोस्तों एक एक बात को ध्यान से सुनना। मेरे दादाजी कहा करते थे, एक बात शेयर कर रहा हूँ आपसे, किसी को छोटा मत समझिए जिंदगी में। अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं, पता नहीं वो आपसे किस मायने में बड़ा है। अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं तो या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं या फिर आप बहुत गुरूर से देख रहे हैं।
मेरा छोटा भाई डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, ये लखनऊ से आए हैं। संस्कार पत्रिका के संपादक रहे हैं और इस समय ग्रामीण संदेश का संपादन कर रहे हैं लखनऊ में। पत्रकार हैं और पत्रकार बहुत पैनी नजर रखता है समाज पर। व्यंग्यकार हैं, हास्य की बहुत चुटीली कविताएं लिखते हैं। एक बार किसी खिलौने वाले की दुकान पे गए, एक खिलौना उठा के बोले, ये बंदर कितने का दिया है? तो दुकानदार बोला, ढंग से देखिए, आईना है ये। मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। व्यंग्य एक ऐसी चीज होती है, व्यंग्य कंबल की तरह होता है, खाद्य आश्रम के कंबल की तरह, जो चुभता तो है लेकिन गर्मी बहुत देता है। व्यंग्य ऐसी चीज है, व्यंग्य भावी के द्वारा देवर की बाह में काटी हुई चिकोटी होती है, जो दर्द तो करती है लेकिन मजा बहुत देती है। ऐसा व्यंग्यकार, बहुत बड़ा व्यंग्यकार। मैं डॉक्टर सर्वेश अस्थाना को बुला रहा हूँ इस माइक पर। आप खूब जोरदार तालियां बजाइए और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो जितनी अच्छी कविताएं उनके पास है वो आपके सामने रखें। आइए। जब किसी को फ्लॉप करना हो तो उसको इतना बड़ा बता दो कि माइक पे खड़े होते उसकी टांगें कांपने लगी। मेरी टांगें कांपने लगी, इतनी तारीफ विष्णु भैया ने कर दी है। इसलिए एक बार आप लोग तालियां थोड़ी थोड़ी बजाइए तो मेरे हिम्मत आए। मैं अब से लगभग 26-27 साल पहले या 25 साल पहले आप लोगों जैसा हुआ करता था। आप लोग तो बूढ़े दिख रहे हैं मुझे, मैं अभी भी आपसे ज़्यादा यंग हूँ। बहुत आनंद आ रहा है। कीर्ति ने बहुत अच्छे छंद पढ़े। उन्होंने एक जो बात कही वो मुझे बहुत हांट कर रही है। तो अब हांट की भी देखो, हमें हिंदी नहीं पता है, ये हमने शब्द खूब सुना है, बस हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक शब्द है, उसका अर्थ आप लोगों को नहीं पता लेकिन हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, हाय डूड। अब ये डूड बने क्या होता है हमको आज तक नहीं पता है। तो ये इसी तरह होता है, शब्द पता नहीं इस्तेमाल करते। उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि शरीफ घर के लड़के ऐसी आवाजें नहीं निकालते। मेरे मन में एक सवाल उठा, मैं सवाल करूंगा, आप लोग खूब घनघोर तालियां बजाइएगा। ठीक है कीर्ति जी, शरीफ घर के लड़के ऐसी आवाजें नहीं निकालते, तो कैसी आवाजें निकालते हैं? बस यही मस्ती हमको थोड़ी देर चाहिए। 15 मिनट का टाइम मुझे दिया गया है, मैं 15 मिनट में अपना अंतिम संस्कार कर लूंगा। मैं जिंदगी में पहली बार इस इंस्टीट्यूशन में आया, मैं जिंदगी में पहली बार चंडीगढ़ से ऊपर की तरफ बढ़ा। आदरणीय जेपी सर से तो मुलाकात हो चुकी है, मनोज भाई सर से हो चुकी है, लेकिन यहाँ पहली बार आया। हमको ट्रेन से लखनऊ बुलाया गया, लखनऊ से यहाँ तक विष्णु जी ने कोऑर्डिनेट किया था। हमें गाड़ी दी गई, बिल्कुल सही घटना आज ही घटी। एक गाड़ी दी गई कि आपको गाड़ी मिलेगी, आप उसमें बैठ जाइएगा, चले आइएगा। बिल्कुल भगवान कसम सही घटना है। झूठ हमने आज तक नहीं बोला, कभी नहीं बोलेंगे, आज तक नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो हम चले आए, सोलन से थोड़ा आगे निकले। अच्छा, ड्राइवर भी नया नया, उसको यहाँ का कुछ नहीं पता, वो भी यूपी का था, उसको कुछ नहीं पता। अब एक जगह पर राइट जाए कि लेफ्ट जाए, ये कंफ्यूजन। अब वो ड्राइवर ने रोक दी, बोले हमको तो पता नहीं कहाँ जाए। हमने कहा पता तो हमको भी नहीं। हमारे साथ आदरणीय मक्खन मुरादाबादी जी बैठे हुए, ये तो सीनियर है तो पीछे की सीट पे बैठे थे, हमें आगे बिठाया था कि अगर गाड़ी लड़े वड़े तो हम ही निपटे। तो हमने कहा मक्खन दा क्या करें? बोले किसी से पूछ लो। बिल्कुल भगवान कसम सही करता, किसी से पूछ लो। तो हमने कहा किससे पूछें? बोले किसी जिम्मेदार आदमी से पूछो। अच्छा, हमने चारों तरफ देखा तो हमें कोई जिम्मेदार दिख ही नहीं रहा था। किनारे एक पुलिस के भाई खड़े थे। हमने पूरे
पूर्वांचल में एक पुलिस वाला देखा। यहाँ तो पुलिस ही नहीं दिखती। हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो हमने कहा, गाड़ी से उतर के हमने उनके पास गए। हमने कहा भाई साहब हमें यहाँ जाना है जेपी यूनिवर्सिटी में, किधर है? वो हमको देखते रहे और चल दिए। बिल्कुल भगवान कसम से और चल दिए। बोले किसी आदमी से पूछ लो। अब पुलिस के भाई ने कहा किसी आदमी से पूछ लो, तो हम तो सकते में आ गए, क्या पुलिस आदमी नहीं होती क्या? अच्छा हम तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमारे यहाँ की पुलिस भी बहुत शानदार है। अभी बताऊंगा घटना। मैं लखनऊ में रहता हूँ, गोमती नगर मोहल्ला है, तो मैं वहाँ रहता हूँ। एक दिन मैं मोटरसाइकिल से चल दिया, हेलमेट नहीं लगाया था। देखिए पुलिस कितनी बढ़िया हमारे उत्तर प्रदेश की। मोटरसाइकिल से चल दिया, हेलमेट नहीं लगाया था, तो एक चौराहे पे हमें रोक लिया गया। बोले किनारे लगाओ, हमने किनारे लगाई। बोले हेलमेट नहीं लगा, चालान होगा। कितने का? बोले 1200 रुपये का। हमने कहा हमारे पास है ही नहीं, 100 रुपये में चलेगा? तो खैर उसने किनारे ही 100 रुपये में सब साइड कर दिया और हमको छोड़ दिया। बोला जाओ। हम थोड़ा सा आगे गए, फिर हमको लगा आगे एक और चौराहा पड़ेगा, फिर एक और चौराहा पड़ेगा, फिर एक और चौराहा पड़ेगा। मेरे पास एक 100 रुपये का नोट था, वो तो खत्म हो चुका। तो मैं फिर वापस गया। हमने कहा भाई साहब आगे और चौराहे हैं, क्या करना है? बोले कुछ नहीं। बोले बहुत ध्यान से सुना, बिल्कुल भगवान कसम सही घटना है। तो बोला जब आगे कोई रोके तो उससे कह देना लिम्का। ठीक है हम आगे चले, उससे पुलिस ने रोका। हमने कहा लिम्का। बोला जाओ। हसनगंज पहुंचे, बोले लिम्का जाओ। पूरा लखनऊ उस दिन हमने घूमा। अच्छा हमको लिम्का मिल गया। दूसरे दिन हम फिर निकले, कागज भी नहीं रखे। चौराहे पर उसने हमको फिर रोका। हमने कहा लिम्का। बोला किनारे आओ, आज पेप्सी है। तो ये होता है सर, ये होता है। ये हमारी पुलिस है। हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी बहुत अच्छी है। यहाँ की तो आपको पता नहीं, पहली बार आए हैं। यहाँ क्या करती होगी? अपना नीचे फेंक देती होगी। लेकिन हमारे यहाँ पुलिस कुछ नहीं करती, इतनी सज्जन है, उसको जो दे दो चुपचाप रखे। कभी हमारे प्रदेश की पुलिस ने कोई लड़ाई नहीं की। तो मैं उन पुलिस वाले भाई से पूछा, हमने कहा किधर है? तो बोले किसी आदमी से पूछ लो। हम अचानक परेशान हो गए। मैंने कहा क्या पुलिस आदमी नहीं होती? तो हम हिंदी बेल्ट के लोग हैं, हमारे यहाँ हिंदी अच्छी बोली, लिखी, पढ़ी और समझी जाती है। अब प्रोफेसर्स भी बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। और सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, मुझे पता है पढ़े लिखे नहीं, एडमिशन ही नहीं होता। हम बताए थे हमने इंटरमीडिएट पास किया, तो हमारे पिताजी चाहते थे हम इंजीनियर बने। अच्छा पिता तो बहुत कुछ चाहते हैं। तो जेपी सर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हाँ भगवान के साथ सही कह रहा हूँ। हमने IIT का एग्जाम दिया, रुड़की का एग्जाम दिया जहाँ से आपने पास किया, और तब वो रीजनल इंजीनियरिंग होता था, सब दिया, कहीं नहीं हुआ सिलेक्शन हमारा। एक किसी कॉलेज में मेरा 85 मार्क्स आया 200 में, वेटिंग लिस्ट में 230 नंबर हमारा, हुआ नहीं। पिताजी ने कहा अगली बार और मेहनत करना। हमने और मेहनत की, -80 नंबर आया। तो एकदम सही करता है, एकदम सही। तो हमको बड़ी निराशा है पिताजी, भगवान कसम सही है। पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं इन इंजीनियरों से फेस टू फेस बात करूंगा। आज फेस टू फेस कर रहा हूं। नहीं बन पाए, सामने ऊंचे खड़े, नीचे बैठे सब लोग। इंजीनियर बन गए होते, नीचे बैठे होते। तो हम लोग हिंदी बेल्ट के लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार। मुझे 15 मिनट का टाइम दिया गया था, उसमें से 1 मिनट खत्म हो चुका है। तो हिंदी अच्छी बोलते, लिखते, पढ़ते, समझते। जब पुलिस के लोग आते हैं, और ध्यान से सुनना, जब पुलिस के लोग आते हैं तो हम लोग कहते हैं पुलिस आई है। जब पुलिस के लोग चले जाते हैं तो हम कहते हैं पुलिस चली गई। जब पुलिस के लोग बैठे होते हैं तो हम कहते हैं पुलिस बैठी है। तो जो आती है,
जो चली जाती है, जो बैठी होती है, वो आदमी कैसे हो सकती है? यानी वो पुल्लिंग कैसे हो सकती है? वो स्त्रीलिंगी होगी। लेकिन हमें आने की जल्दी थी। विष्णु भैया ने कहा था 5 बजे शुरू होना है। थोड़ा आगे बढ़े तो एक जीप खड़ी थी, उसमें बड़े पुलिस बैठे थे। हमने कहा ये जरूर बता देंगे। हम गए, हमने कहा भाई साहब ये यूनिवर्सिटी किधर है? बोले क्यों? हमने कहा हमको वहाँ जाना है। बोले क्यों? हमने कहा आज वहाँ, अब ध्यान से सुनेगा, हमने कहा वहाँ कन्वोकेशन चल रहा है और कवि सम्मेलन है। बोले क्यों? हम समझ गए ये बड़ा अवसर है। अब जो बोलूंगा उस पर पूरा पंडाल ताली बजाए, हाल पूरा हाल आशीर्वाद की ताली दे, जिससे अच्छा बोलने की हिम्मत बनी रहे। हम समझ गए कि ये बड़ा अवसर है। बड़ा अवसर वही होता है जिसको ये न पता हो हमारे शहर में कब, क्यों और क्या होना है। हमने कहा भाई साहब हम कवि हैं, कन्वोकेशन है। जैसे हमने कहा हम कवि हैं, उसने फिर हमको देखा, बड़े पुलिस ने, अच्छा हमारी दाढ़ी वाड़ी है, तो उसने कहा तुम कवि हो? जी। फिर उन्होंने मक्खन जी पर नजर डाली। हम दोनों को देखा, बोले देखने में तो तुम आतंकवादी लगते हो। बिल्कुल सही घटना है 6-7 घंटे पहले कि भगवान का तो हमने उनसे पूछा आतंकवादी होता क्या है? मैं सटायर की बात करूंगा। सारे पढ़े लिखे लोग हो, अच्छा सटायर हो तो अच्छी तालियां बजाना, जिससे ये आपका कन्वोकेशन एक महोत्सव जैसा बन जाए। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? वो बोले हत्या कर दो। सटायर है, समझना। वो बोले हत्या कर दो। पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो नई नस्ल है जिसके लिए कह रहे थे कि अच्छी कविता नहीं समझ रहे, लेकिन आप बहुत अच्छी कविता समझ रहे हैं। और जितनी अच्छी कविता इंजीनियर्स और डॉक्टर्स लिखते और सुनाते हैं, मुझे लगता है कि हम जो यूनिवर्सिटी के छात्र होते हैं, हम आपकी इतनी अच्छी कविता नहीं लिख सकते। इसलिए हम 4 पंक्तियां आप सबके सम्मान में कहना चाहते हैं। जब से हम आए हैं जेपी सर, मैं आपके इंस्टीट्यूशंस में गुना में भी आ चुका हूँ, एक जगह और आया था, लेकिन ऐसा कभी हमें नहीं लगा यहाँ पर, विशेषकर जेपी इंस्टीट्यूशंस में, कि हम अपने घर में नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा है, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे लगता है कि अपने घर में है। तो मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ आप लोगों के लिए, आप अपने इंस्टीट्यूशन के लिए उल्लास की तालियां बजाइएगा। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। क्या बताऊं आपके चरणों में, क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहां अच्छे होते हैं। अच्छा लगता है लोग जहां अच्छे, अच्छा लगता है। हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। इसमें व्यंग भी आएंगे। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया। इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। मैं बच्चों के ज्ञान के लिए बता दूं कि निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो शब्द मेरी समझ में आ जाए वही हिंदी। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी। अब आप आनंद लीजिए निविदाओं का, टेंडर्स का। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, ढाका ऊंचा दिखाना चाहिए, मस्ती आनी चाहिए। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। एक में
दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन। चौथी लाइन में और ज्यादा हो सकता है, चौथी लाइन में और ज्यादा हो सकता है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की, अखबार ने भूल सुधार की, और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब कविता शुरू होती है। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? अब जुड़ना, प्यारे लोगों जुड़ना। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। वाह, महोदय कौन है आप? वाह, थैंक यू। मुझे लग रहा था यहाँ पर तालियां बज जाएंगी। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। मैं ये कविता हिंदुस्तान के उस गीतकार के संचालन में पढ़ रहा हूँ जिस गीतकार को दुनिया का श्रेष्ठतम गीतकार इस समय कहा जा रहा है, इसलिए इसको ध्यान से सुनो। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूँ कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य देगा। दोस्तों, इस कवि सम्मेलन का भविष्य बिल्कुल तय है। मेरे बाद हमारे सबसे वरिष्ठ कवि मक्खन मुरादाबादी इस कवि सम्मेलन का समापन करेंगे। क्रम में हूँ, सर्वेश अस्थाना ने उम्मीद से अधिक आपको हंसाया। मुझे उम्मीद नहीं थी, आमतौर पे कवि सम्मेलन में इतना हंसाते नहीं हैं, लेकिन आप उनकी पतरस में इतने डूब गए कि मुझे खुद मज़ा आ रहा था उस माइक पर बैठ कर। चलिए, मैं गीत की धारा में एक छोटा सा कवि हूँ, प्रेम का एक छोटा सा कवि। गीत पढ़ता हूँ, एक निवेदन आपसे करता हूँ कि सभागार में मेरे जितने भी नौजवान दोस्त बैठे हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दे, हिम्मत दे, दाद दे। मेरे पिता की उम्र के लोग यहाँ जितने बैठे हैं उनसे दुआएं मांगो। स्वागत है। और निवेदन करता हूँ गीत से पहले 4 मिनट। आपने बहुत अच्छा सुना है अब तक कवि सम्मेलन। आप बिल्कुल दो राय नहीं किया, कोई ये नहीं कह सकता कि आप पहली बार कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। आपने बहुत प्यारा सुना। आइए शुरू करें। इजाजत है? स्वागत है। ज़्यादा तेज है थोड़ा सा। सर्वेश ने जिस हिसाब से सुनाया, मुझे एक शेर याद आ रहा है मुनव्वर राणा साहब का। जी सर। व्यंग्यकार है, हास्य की बातें करते हैं। अगर मुनव्वर राणा साहब का शेर अच्छा हो तो तालियां उनके खाते में जानी चाहिए। अगर आपने तालियां नहीं दी तो मुनव्वर राणा साहब के शेर की बेइज्जती होगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। जी। कि शगुफ्ता लोग, सर्वेश सुनना, स्वागत। तुम जैसे लोगों के लिए लिखा हो, थोड़ी बातचीत कम करिए। शगुफ्ता माने मुस्कुराते हुए लोग। शगुफ्ता लोग बहुत टूटे हुए होते हैं अंदर से। शगुफ्ता लोग बहुत टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद होते हैं। बहुत अच्छा लगता है। शगुफ्ता लोग बहुत टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद होते हैं। कितना बढ़िया काव्य पाठ किया। मुझे विज्ञान भरत जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं। मक्खन दादा सुनना। ये कविता एक समंदर है
जो इसमें डूब जाता है वही तो पार पाता है। यहाँ मेरे नौजवान दोस्त बहुत सारे ऐसे होंगे जो कविता लिखते होंगे, डायरियों में लिख के बंद कर देते होंगे, बहुत सारी जिजीविशाएं होंगी उनकी बड़ा कवि बनने की। उनके लिए कहता हूँ कि कविता एक समंदर है, जो इसमें डूब जाता है वही तो पार पाता है। किसी की 4 लाइनें ही गजब का काम करती है, किसी का उम्र भर लिखना यूं ही बेकार है। हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे, हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे, रातें सुलग रही हैं दिन भी दहक रहे। वाह, अब दाद चाहिए दोस्तों आपकी। रातें सुलग रही हैं दिन भी दहक रहे, जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, तुम भी महक रहे हो हम भी महक रहे हैं। आपकी तालियां कम आ रही है, मैं एक एग्जाम और लेता हूँ। देखिए कुंवर बेचैन जी ने कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और। बहुत अच्छा। तुम भी महक रहे हो हम भी महक रहे हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, अगर आपने ठीक से सुन ली तो ठीक, वरना सीधे गीत जाता। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे। हाँ ऐसे सुनिएगा। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। तालियां गलत जगह बजा दी दोस्तों आपने, तालियां कहाँ बजानी मैं बताता चलूंगा। दरअसल सर्वेश की हास्य की कविताओं को सुनते सुनते आपका सेंस थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। अब मैं बताऊंगा ताली कहाँ बजानी है। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे। मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से। अब तैयार रहिए। हाँ हम लोग भी तैयार। मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से, तुम भी समझ रहे हो। आप तो बहुत बढ़िया समझ रहे। आपका मन हो तो 4 पंक्तियां और सुना दो। तो जरा कैसे दी जाती है इजाजत, जरा तालियां देके तू बताइएगा। अब भी हसीन सपने आंखों में पल रहे। सर्वेश अस्थाना के बाद कविता पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, और आप मेरी मुश्किल को बहुत आसान कर रहे हैं दोस्तों। अब भी हसीन सपने आंखों में पल रहे, पलकें बंद फिर भी आंसू निकल रहे। मेरे दोस्तों, मेरा दावा है 4थी पंक्ति पे आप मेरे साथ
गुनगुनाएंगे। पलकें हैं बंद फिर भी आंसू निकल रहे हैं, नींदें कहाँ से आए, बिस्तर पे करवटें ही, नींदें कहाँ से आए, बिस्तर पे वहाँ तुम बदल रहे दोस्तों, अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति आते हैं। एक एक पंक्ति पे, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा मुख्तसलिफ हो जाएगा। मेरा सारा ध्यान आपकी तरफ है, आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। डाली से रूठ करके जिस दिन कली गई थी, डाली से रूठ करके जिस दिन कली गई, बस उसी दिन से अपनी किस्मत चली गई। अब एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए मुझे, सभागार में जितने बैठे हैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं, ये सारी जिम्मेदारी इनकी नहीं, आपकी भी बनती है। बस उसी ही दिन से अपनी किस्मत चली गई थी, अंतिम मिलन समझकर उसे देखने गया तो, अंतिम मिलन समझकर उसे देखने गया तो, था प्लेटफार्म खाली, गाड़ी चले आप रिवर्ब मत दीजिएगा, प्लेन रखिएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। रिवर्ब देने से आवाज गूंजती है तो समझ में नहीं आता, बस प्लेन करिए। दोस्तों, मैं दावा तो नहीं करता कि गीत आपके आसपास से गुजरेगा, थोड़ा सा और, लेकिन उम्मीद जरूर करता हूँ कि गीत आपकी भाषा में, जैसा प्यार आपने मुस्तको पर दिया है वैसा प्यार आप करता हूँ। जिस गीत ने मुझे बहुत पॉपुलर किया वो गीत आपने सुना, निवेदन। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त अब दाल चाहिए अगली पंक्ति में। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, नाम लिखने से क्या फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, सुनना है खास तौर से गीत आपको समर्पित करना। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। क्या बात, मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए, आसमान में शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके, क्या बात है, कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं।
क्या कहना मेरे दोस्तों, अगले बंद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र करता हूँ। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा। मेरे जितने भाई यहाँ बैठे हैं, मेरे वरिष्ठ कवि आदरणीय मक्खन जी यहाँ बैठे हैं, मेरे इससे जितने यहाँ छोटे हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने उनसे निवेदन किया और वो मेरा निवेदन उन्होंने स्वीकार करके यहाँ आ गए, वरना बहुत सारे के सारे कवि बहुत व्यस्त हैं। इन लोगों ने मेरा निवेदन स्वीकार किया। दोस्तों, आपको सबको सुनता, मैं तो होली मना लूंगा तच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। ध्यान से सुनना दोस्तों, काग साहब सुनिए। मैं तो होली मना लूंगा तच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे उम्मीद नहीं थी इस पंक्ति पे आप तालियां दें। आपने ताली दी है, आपको प्रणाम करता हूँ दोस्तों, आपकी चेतना को प्रणाम करता हूँ। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और ये पंक्ति सारी नौजवान धड़कनों की ना, बुजुर्ग भी सुने लेकिन अमल न करें। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, लपेटो लपेटो उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। बोल दो दोस्तों, यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं। दोस्तों, गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं जिनके लिए पूरा गीत लिखा। इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है, पूजा है, इससे अच्छा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा, या यूं कहूं कि इससे अच्छा ऊपर वाले ने मुझसे अभी तक कुछ नहीं लिखाया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के आशीष दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं निवेदन करता हूँ वो पावन से और पवित्र सी पंक्तियां। मंच पर मेरे जितने रचनाकार भाई बैठे हो, चाहे हास्य रस के हों, सर्वेश अस्थाना हो, मक्खन जी हो, प्रबंध हो, चाहे वो वीर रस का मंदिर मधुर हो, चाहे गीत की कीर्ति, इन ये सब अपने अपने रसों का लबादा ओढ़े बैठे हैं दोस्तों, सच बताता हूँ। लेकिन सबके अंदर एक गीतकार बैठा है, उस गीतकार को प्रणाम करता हूँ। वृक्ष का रहने वाला हूँ। कहा जाता है कि मोहब्बत का सबसे बड़ा देवता कृष्ण होता है। आइए कृष्ण के इर्द गिर्द ये चारों पंक्तियां। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, क्या कहना है? बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। कृष्ण के जीवन में 3 कैरेक्टर आए, रुक्मिणी, राधा और मीरा। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई थी एक साधिका तुम लगी। क्या बात है, वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह, बधाई हो डॉक्टर साहब, वाह वाह। मेरे दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि इन दिनों लोगों ने गीतों को सुनना बंद कर दिया था, लेकिन आप जैसे दोस्त मिलते हैं गीत को सुनने वाले तो गीत फिर से खड़ा हो जाता है। इसलिए आज की रात मैं और मेरे गीत दोनों आपके बहुत बहुत एहसान है। जिस मनोयोग से आप जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई थी एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। अब तक आप
जिसने मुझे मोहब्बत न दी हो तालियों से, एक एक व्यक्ति की भरपूर तालियां चाहता हूँ, और इतनी तालियां चाहता हूँ कि अंदर तक आपकी मोहब्बतों से भीग जाऊं कि कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, नाम एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। क्या बोल रहे थे? पहले ने कहा कि रामू ने शामू की उंगली तोड़ दी, मैंने मंत्र पढ़ा और उंगली जोड़ दी। इतने में दूसरे ने कहा इसमें क्या बात है भाई, लल्लू ने कल्लू का हाथ तोड़ दिया, मैंने बिना मंत्र के जोड़ दिया। इतने में तीसरे ने जबान हिलाई, कैसी बच्चों की सी बातें करते हो भाई, कल की देखी सुनाता हूँ, आंखों देखी बताता हूँ। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर क्रॉसिंग हो रही थी, गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी। इतने में गार्ड साहब ने देखा कि भैंस लाइन में फंसी पड़ी है, समस्या बहुत बड़ी है। गार्ड साहब भैंस को बचाने गए, भैंस तो कटी ही कटी, गार्ड साहब भी कट गए। देखने वालों का तो रंग ही उड़ गया। गार्ड साहब का ऊपर का हिस्सा भैंस के नीचे के हिस्से से अपने आप ही जुड़ गया। आज गार्ड साहब कार्टून दिखाई देते हैं सर्वेश, आज गार्ड साहब कार्टून दिखाई देते हैं, सुबह को हरी और लाल झंडी दिखाते हैं, शाम को 5 किलो दूध देते हैं। मैं मक्खन मुरादाबादी को, हुल्लड़ मुरादाबादी की इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ। आप उन्हें महसूस मत होने दीजिए कि उनकी तबीयत खराब है, वो जितना सुनाए हम फिर आंखों में लेते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए मक्खन। आप सबको प्रणाम करते हुए कुछ रचनाएं सुनाना चाहता हूँ, छोटी छोटी। मैं मक्खन मुरादाबादी हूँ, सबसे कमजोर आइटम हूँ इस मंच का। विष्णु सक्सेना ने इसीलिए मुझे सबसे बाद में रखा है। और ये भी आप जानते हैं कि इस देश में खाने और लगाने के बाद जो कुछ बचा है वो आपके सामने खड़ा है। और मित्रों, मेरी 70 वर्ष की उम्र बताई विष्णु सक्सेना ने, मैं 70 वर्ष का ही रहना चाहता हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ मैं हिमाचल प्रदेश में खड़ा हूँ। और जब बहुत पहले मैं हरियाणा प्रदेश में कदम रखा था मैंने अपना, और बस में यात्रा की थी पहली, तो मैंने एक रचना लिखी थी। हाँ भाई, आपकी पड़ोस से जुड़ी हुई रचना, हरियाणा से जुड़ी हुई वो रचना सुनाना चाहता हूँ। मेरा ये शारीरिक ढांचा अपने जहन में रखिए और इस रचना को सुनिए। हरियाणा की बस में एक तगड़ी सी महिला से मैंने पूछा, क्या तुम हरियाणा की हो? इसमें हंसने की क्या बात है? हरियाणा की बस में एक तगड़ी सी महिला से मैंने पूछा, क्या तुम हरियाणा की हो? बोली हाँ। और तुम? मैंने कहा मैं भी हरियाणा का हूँ। बोली रेसी क्या पहलवान, यो बात कह के काहे की लड़ाई की जड़ बोवे है, थारे से तगड़ा तो हमारे यहाँ बालक पैदा हो गए हैं। हरियाणा की बस में एक तगड़ी सी महिला से मैंने पूछा, क्या तुम हरियाणा की हो? बोली हाँ। और तुम? मैंने कहा मैं भी हरियाणा का हूँ। बोली रेसी क्या पहलवान, यो बात कह के काहे की लड़ाई की जड़ बोवे है, थारे से तगड़ा तुम्हारे यहाँ बालक पैदा हो गए हैं। और मित्रों, एक आगे की इससे रचना सुनिएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मक्खन मुरादाबादी हूँ, मित्रों के साथ सफर कर रहा था एसी में, दुर्योग से एसी बंद हो गया, गर्मी बढ़ी, मैं पिघलने लगा तो टपकने लगा तो बहने लगा,
बहते 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 मैं सामने की बस तक चला गया, एसी चल पड़ा, मैं वहीं जम गया। जोरदार तालियां बजाने में रचना देना चाहता हूं। व्यंग सटायर जिसे आप कहते हो, कैसे लिखा जाना चाहिए, कैसे पढ़ा जाना चाहिए। गौड़ साहब, परिचित नगर आपूर्ति अधिकारी, सप्लाई ऑफिसर, बहुत बढ़िया। परिचित नगर आपूर्ति अधिकारी ने पूछा, मक्खन जी क्या हालचाल है? हमने कहा, भाई साहब बड़े बवाल हैं, चीनी के नाम पर बच जी रहे हैं, चीनी के अभाव में फीकी चाय पी रहे हैं। अधिकारी ने कहा, कविता मत सुनाओ, हर चीज दिला देंगे, एप्लीकेशन तो लाओ। अधिकारी के भीतर हमारी प्रति सहानुभूति भर गई। हमने पूछा, एप्लीकेशन में क्या लिखे? बोला, लिख दो, माँ मर गई। वाह। अधिकारी के भीतर हमारे प्रति सहानुभूति भर गई। हमने पूछा, एप्लीकेशन में क्या लिखे? बोले, लिख दो, माँ मर गई। हमने एप्लीकेशन में और भी चमत्कार किया, थोड़े से लालच में 5 दिन के अंतर से माँ बाप दोनों को मार दिया। फायदा हुआ अधिकारी से मेल का, आदेश हो गया 40 किलो चीनी और 18 लीटर तेल का। साथ में सुनने को मिला वक्तव्य, मक्खन की चीजों के मिलने में कोई असुविधा नहीं होती यदि सब लोग आपकी तरह शिष्ट हो जाते। वाह 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 वाह। मक्खन की चीजों के मिलने में कोई असुविधा नहीं होती यदि सब लोग आपकी तरह शिष्ट हो जाते या फिर कर्तव्यनिष्ठ हो जाते। हम सोचने लगे, आज हमारे 150 माँ बाप होते तो हम चीनी और तेल के स्टॉकिस्ट हो जाते। क्या बात है, वाह वाह। एक अंतिम रचना हाँ, आज के इस कवि सम्मेलन के नाम बाबूजी सुनिए, बहुत अच्छी रचना है। देना चाहता हूँ मित्रों, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, जिस जमाने को हम जी रहे हैं, हमारे सारे मूल्य जो युगों में इकट्ठे हुए थे, हमारे पास शताब्दियां लगी थी, हमारी मुट्ठी से एक तरह ढलते जा रहे हैं। मैं ये रचना कहना चाहता हूँ 4-5 पंक्तियों की आपस में, और आशीर्वाद दें मुझे, मन भर के मैंने रचना लिखी। जब कोई जनक पत्नी सहित धरती का पेट चीरता है, तब सीता का जन्म होता है। जब कोई जनक पत्नी सहित धरती का पेट चीरता है, तब सीता का जन्म होता है। जब कोई अर्जुन समर भूमि में युद्ध करने से इनकार कर देता है, तब गीता का जन्म। जब कोई जनक पत्नी सहित धरती का पेट चीरता है, तब सीता का जन्म होता है। जब कोई अर्जुन समर भूमि में युद्ध करने से इनकार कर देता है, तब गीता का जन्म होता है। सीता उसी समय किसी आरोपवश वनवास की पीड़ाएं भोगने के बाद धरती में समा गई और वहीं उसके जीवन की शाम हो गई। बची थी गीता, सो लाल कपड़े में बनकर अदालत में बदनाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद मक्खन जी। इस कवि सम्मेलन को हम आज यही विराम देते हैं। अगले साल फिर आपसे मुलाकात होगी, अगले साल तक के लिए विराम देते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए, हाँ बाबूजी कह रहे हैं कि आज तो हमने 3 घंटे चलाया, अगली बार 4 घंटे चलाएंगे इस कवि सम्मेलन। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री मनोज गौड़ साहब से अनुरोध करूंगा कि वो एक थोड़ा सा डिसिप्लिन और रखिएगा। जेपी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, श्रद्धेय गौड़ साहब के जो बहुत ही अभी कह रहे थे अभी कविता में, जो जिस तरीके से जो विचारों के जो रंग हैं, उसमें गौड़ साहब के हृदय में कभी काव्य
रस एक बहुत ही विशेष तरीके से है और वो जिस तरह से प्रकट होता है और जिस तरह के विश्वविद्यालय में आप करवाते हैं, मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूँ कि मैंने भी करीब करीब 12 बार इसमें बैठने का मुझे अवसर मिला है, लेकिन आज जो धैर्य, जो मन लगाकर इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट सुना है, वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू, वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आज के जो ये कार्यक्रम हुआ है, हालांकि जो भारत में नहीं, आपका क्योंकि गौड़ साहब का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो टीवी के माध्यम से डॉक्टर विश्व सक्सेना जी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और जिस तरीके से आज डॉक्टर विश्व सक्सेना जी ने जो ये एक तरीके से नवरत्नों को लेकर आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज ऐसा लगा कि कुछ भी हो सकता है, मानव क्या नहीं कर सकता, क्या सक्सेना जी ने इसको कंपेयर किया, क्या उन्होंने अपने गूढ़ फिलॉसफी को कितने अच्छे तरीके से बताया। मैं आपका बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आदरणीय श्री मक्खन मुरादाबादी जी हम सभी के श्रद्धेय हैं और आपने समय निकाला और आपने हम सबको बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बातें बताई। मैं आपको आपके स्वास्थ्य की तारीफ की प्रार्थना करता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ कि एक बार बहुत जोर से ताली बजाकर उनको नमन करें। दीक्षित जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सहवाग की तरह ओपनिंग किया इस प्रोग्राम का और बहुत ज़बरदस्त अपना दिखाया। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर सर्वेश जी, मेरे ख्याल से क्या बोल सकते हैं इनके बारे में। इन्होंने तो यूपी वालों जैसा, जो यूपी वाले हैं, जो अपने पर हंस सकते हैं, वो यूपी वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने बाद में जब आदरणीय सक्सेना जी आए स्टेज पर तो उन्होंने अपना संभाला। और जहाँ तक मनवीर जी का सवाल है, वीर रस का, इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान को अच्छा स्वास्थ्य दे, इनको बीपी ना हो, लेकिन जो कथनी और करनी में कोई फर्क नजर नहीं आया। बाई गॉड, भगवान की कसम, पूरा जो खून है वो फेस पर आ गया। बहुत जबरदस्त सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया। और जहाँ तक कीर्ति बहन का सवाल है, सबसे बाद में अगर मैं कहूँ तो ये ध्यान आ रहा था कि पिक्चर आई थी सुनील दत्त की, एक फूल 3 कांटे, या एक फूल और 5 कांटे थे। कीर्ति बहन की कीर्ति बहुत फैलनी है, बहुत अच्छा। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि वीर रस के बाद जब फिलॉसफी की बात आती है, कि वीर रस का तो मतलब ही ये होता है कि फिलॉसफी नहीं होनी चाहिए, बस जो नजर आया उसको काट देना चाहिए। तो उसके बाद फिलॉसफी चालू हुई, तो उन्होंने बहुत धैर्य से आप सबको फेस किया। इनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है और भगवान करे कि जैसे गौड़ साहब ने बोला कि अगली बार 10 लोग आए और ये कवि सम्मेलन 2 घंटे नहीं 4 घंटे चले। आपका बहुत धन्यवाद और ईश्वर गौड़ साहब को लंबी उम्र दे। धन्यवाद।